Hello, dear champions. Want to score more than 99 percentile in the QA part of CAT? Then watch this video throughout. Right? बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत आसानी से आप इसके सारी बातों को समझ पाएंगे. So yes, go through it. We are going to discuss some very deep insights. We are going to discuss the entire trend that we have seen in the last 5 years in the QA part of the CAT paper. Yes, right? You heard it correct. 2020 से 2024 तक राइट जितने भी क्यूए के इनसाइट्स हैं, जितना भी क्यूए का ट्रेंड है वो हम समझने वाले हैं. बट उससे पहले एक बार ये समझ लीजिए कि जो हमारा कैट का क्यूए होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, उसका पूरा का पूरा सिलेबस क्या होता है. तो मेरे ख्याल से ये सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पढ़ना भी है. किस ऑर्डर में पढ़ना है, कितनी इंपॉर्टेंस किस चीज को देनी है, तो वो हम आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं. फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को डेफिनेटली शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए. तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नंबर्स जो है उसमें जो हमारे पास टॉपिक्स होते हैं उसमें क्लासिफिकेशन है, डिविजिबिलिटी है, रिमाइंडर है, फैक्टर्स है, एचसीएफ, एलसीएम, यूनिट डिजिट, फैक्टोरियल, बेस सिस्टम्स. ऑल दीज टॉपिक्स आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम. अदर देन दैट, राइट, एक अलजेब्रा और नंबर्स का एक कॉमन एरिया भी होता है, बहुत बड़ा कॉमन एरिया होता है, जिसको हम लॉजिक बेस्ड मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं, जिसमें कुछ इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस आपको ऐसे गिवन होते हैं जिसमें नंबर के कॉन्सेप्ट्स और अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ यूज करना होता है. तो वहां पर भी हमें नंबर के कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम 50% नंबर्स का क्वेश्चन बोल सकते हैं, 50% अलजेब्रा का क्वेश्चन बोल सकते हैं. उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारा दूसरा पार्ट होता है एग्जाम का अरिथमेटिक. एंटायर अरिथमेटिक है, जो भी आपने क्लास 10th के स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ है अपनी स्कूल लाइफ में, पूरा का पूरा. रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI, mixture alligation, time and work, pipe and cistern, time, speed and distance, boat and stream. And then we also have the concept of races. And yes, ratio proportion में हमें definitely partnership के concepts को भी cover करना चाहिए, और SICI के साथ हमें installments के concepts को भी cover करना चाहिए. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो algebra में हमारे पास सर्च indices, identities, logarithms, polynomials, linear equations. एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि इसमें से सर्च इंडाइसेस, आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों चीजों की जरूरत हमें मैथ्स में सभी जगह पड़ जाती है. राइट, व्हेन यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन नंबर्स और अरिथमेटिक और जीएमटी और मॉडर्न मैथ्स, सो मेनी अ टाइम्स यू विल बी यूजिंग दीज थ्री थिंग्स. राइट, इक्वेशंस तो खैर मैथ्स में हर जगह है ही. अदर देन दैट, आइडेंटिटी और सर्च एंड इंडाइसेस का भी हम कंटिन्यूअसली यूज करते हैं. अप टू सम एक्सटेंट प्रोग्रेशन का यूज भी हमें बहुत ज्यादा करना पड़ता है. सो पे फुल अटेंशन टू दीज फोर टॉपिक्स. राइट, उसके बाद देखोगे तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फंक्शन ग्राफ है, बाइनोमियल थ्योरम है, मैक्सिमा मिनिमा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. इनमें से कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वेटेज है, तो वो अभी हम इस वीडियो में समझ लेंगे. जीएमटी देखते हैं. जीएमटी का मतलब होता है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री. तो उसमें लाइंस एंड एंगल्स हैं, देन ट्राइंगल्स आर देयर, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, पॉलीगॉन्स. और जो कैट का सबसे ज्यादा फेवरेट एरिया है वो है इन सबका कॉम्बिनेशन. राइट, वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें हमारे पास एक ही क्वेश्चन में या तो क्वाड्रिलेटरल और सर्कल का कॉन्सेप्ट एक साथ लगेगा, या क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल, समटाइम्स तो तीनों का साथ में लग सकता है, कभी पॉलीगॉन बाकी चीजों के साथ मिक्स हो जाएगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी कंबाइंड especially in the questions asked in the CAT exam. Right, उसके बाद सॉलिड्स और उनका पूरा 3D मेंसुरेशन वाला पार्ट वो पूरा आ जाता है. ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो, आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, इन सभी के ऊपर क्वेश्चंस कैट में हमें देखने को मिलते हैं. एंड देन यस, मॉडर्न मैथ्स में, मॉडर्न मैथ्स मतलब जो टॉपिक्स बहुत पहले अगर हम सोचें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आते थे, इनकी एंट्री एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स बाद में हुई है. सो दे आर नोन एज मॉडर्न मैथ्स. राइट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. राइट, तो उसमें हम देखते हैं सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स. तो चलो अब इन सब चीजों का वेटेज, इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं. जस्ट हैव अ लुक एट दिस टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमारा मैक्सिमम फोकस एरिया क्या होना चाहिए. तो अगर आप देखोगे 2017, 2018, 2019 में हमें हर साल दो दो स्लॉट में कैट का एग्जाम हुआ था, और दोनों स्लॉट मिलाकर कितने क्वेश्चंस आए थे वो यहाँ पर गिवन है.
तो दोनों स्लॉट मिलाकर नंबर्स के हमें 2-3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, अरिथमेटिक के 26 टू 28, अलजेब्रा के 20 टू 26, जीएमटी के 10 टू 13 और यहाँ पर हमें 1 से लेके 6 तक। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी हमारे पास कंसिस्टेंसी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। यहाँ पे कंसिस्टेंसी है लेकिन वेटेज बहुत कम दिख रहा है। इन तीनों में हमें सबसे ज्यादा वेटेज दिखाई देता है, क्लियरली विजिबल है 2017, 18 और 19 के दो दो स्लॉट में। अगर आप इन नंबर्स को हाफ हाफ कर ले तो एक स्लॉट में कम से कम उतने क्वेश्चंस तो होंगे ही। एंड उसके बाद भी अगर आप देखो तो इन तीनों सेक्शंस का ही वेटेज कैट में सबसे ज्यादा रहा है। इफ वी जस्ट ट्राई टू थिंक कि मैक्सिमम कहाँ पर है, तो मैक्सिमम तो हमें अरिथमेटिक और अलजेब्रा में दिखेगा, ऑलमोस्ट दोनों इक्वल रहते हैं, राइट। 2020 से 2024 तक एवरी ईयर देयर वर 3 स्लॉट्स, 3 स्लॉट में एग्जाम हुआ था। तीनों स्लॉट्स का टोटल सम यहाँ पर गिवन है। अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में और समझने वाले हैं। तो इस टेबल को देखकर हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि हमारा मैक्सिमम जो स्टडीज का फोकस है वो रहना चाहिए अरिथमेटिक और अलजेब्रा के ऊपर, राइट। लेकिन बिना नंबर्स के ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो नंबर्स तो एनीवे पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो अलजेब्रा, अरिथमेटिक और नंबर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, इसको बाद में भी कवर कर सकते हैं, इसको थोड़ी कम इंपॉर्टेंस भी देंगे तो भी कैट के एग्जाम में आपका आराम से 99 परसेंटाइल प्लस बन जाएगा। क्यूए सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर हम देखें तो थोड़ा डिटेल में जाएं तो ये हमें सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिख जाते हैं। सेक्शन वाइज हर एरिया के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे। 2020 में अरिथमेटिक के कितने क्वेश्चंस थे, अलजेब्रा के कितने क्वेश्चंस थे, नंबर्स, जीएमटी और मॉडर्न मैथ्स, राइट। अगेन जैसा मैंने बोला कि अरिथमेटिक और अलजेब्रा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। हर स्लॉट में हमें 7 to 10 क्वेश्चंस इसके जरूर दिखाई देंगे, तो इट हैज गॉट अ वेरी हाई वेटेज। और अगर दोनों को ऐड करके देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरा पेपर ही बन गया, फिर उसके बाद बचा ही क्या, राइट। ऑलमोस्ट 22 में से 40 मिनट्स में एक अच्छा स्टूडेंट भी 15-16 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं कर पाता, और उतने अटेम्प्ट्स तो आपके यहीं से निकल आएंगे। सो इफ यू जस्ट पुट मैक्सिमम फोकस ऑन दीज टू थिंग्स, डेफिनेटली आपका कैट में बहुत अच्छा परसेंटाइल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि थोड़ा और डीप में जाएं, तो यस, मेरे ख्याल से ट्रेंड को हमें और माइक्रो लेवल पे भी समझना चाहिए। माइक्रो लेवल मतलब जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया था उसमें अरिथमेटिक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, उन कॉन्सेप्ट्स में फिर हमारे पास क्या सोचने का तरीका होना चाहिए, किस कॉन्सेप्ट को हमें कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, तो वो आपको इस टेबल से क्लियर हो जाएगा कि स्लॉट वाइज हर ईयर में कितने कितने क्वेश्चंस हमसे किस चीज के पूछे जा चुके हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको दिख तो रहा होगा कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कभी कभी एकदम से बहुत ज्यादा हो जाता है। एवरेज के क्वेश्चंस भी कभी कभी हमें एकदम से बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये दो टॉपिक पे तो हमारा मैक्सिमम फोकस रहना ही चाहिए, क्योंकि इनका वेटेज अचानक से कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट। बाकी सबका वेटेज ऑलमोस्ट 0-1-2 0-1-2 ऐसा ही रहता है। दूसरी बात, अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो SICI हमेशा है। अगर आप ध्यान से देखोगे SICI हमेशा है, सिर्फ एक बार हमें यहाँ जीरो दिख रहा है, राइट, और शायद एक बार ये जीरो दिख रहा है, बाकी SICI हमें हमेशा दिखाई दे रहा है। मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस हमें हमेशा दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो इनकंसिस्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, जिनका आना श्योर नहीं है, तो उसमें हमें एक ये वाला टॉपिक दिखता है, पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम का अभी पिछले 5 ईयर्स में 5 into 3 15 स्लॉट्स, 15 क्वेश्चन पेपर्स में सिर्फ 2 क्वेश्चंस हमें दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली बोट एंड स्ट्रीम में भी अगर ध्यान से देखोगे तो पूरे 15 क्वेश्चन पेपर्स में सिर्फ हमें एक ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से इस ट्रेंड को समझ सकते हो, जान सकते हो कि जब हम अरिथमेटिक की प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा मैक्सिमम फोकस कहाँ पर होना चाहिए। एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अरिथमेटिक जो है वो रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज और परसेंटेज को पढ़े बिना तो समझ में नहीं आएगी। तो वो आपको यहाँ वेटेज दिखाई दे या ना दिखाई दे, इन तीनों टॉपिक्स को तो अच्छे से कवर करना ही है। उसके बाद फिर बाकी के टॉपिक्स में आप अपना आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। वैसे बहुत छोटा सा सिलेबस होता है, पूरा ही कवर कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स में तो ऑब्वियसली वेटेज ही बहुत कम है, तो हमें ज्यादातर जगहों पर 0-0-0 दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि नंबर्स और अलजेब्रा का एक बहुत बड़ा इंटरसेक्शन पार्ट होता है, जिसको हम लॉजिकल मैथ्स भी बोल सकते हैं।
कि कुछ कॉन्सेप्ट नंबर्स के भी लगेंगे, इक्वेशंस भी बनेंगी, हो सकता है सर्च, इंडाइसेस, आइडेंटिटीज, इन सब का भी हमें यूज करना पड़े, या कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स क्वाड्रेटिक के भी यूज करना पड़े। उन सारी चीजों को यूज करके नंबर और अलजेब्रा के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर मेरे ख्याल से हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, उनके नंबर कभी कभी ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी जब हम अलजेब्रा देखेंगे तो अलजेब्रा में भी आपको दिखाई देगा, राइट, कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल टाइप ऑफ इक्वेशंस प्लस लॉजिक, राइट। ये ऑल टाइप्स ऑफ इक्वेशंस प्लस लॉजिक जो है ना, इसमें लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मॉड्यूलस फंक्शन से जो इक्वेशन बनती है वो, और उससे राइट उनके ऊपर लगने वाले सारे लॉजिक वो सब आ जाते हैं, और इसमें भी नंबर्स का काफी ज्यादा रोल होता है, राइट। सो दैट इज वाई नंबर्स वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि अगर हम नंबर्स में अच्छे से कंफर्टेबल नहीं है तो डेफिनेटली फिर ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं, और इनका वेटेज भी बहुत ज्यादा है एग्जाम में। ठीक है, राइट, देख सकते हो आप काफी बड़े बड़े नंबर्स आपको दिखाई देंगे इस रो में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एक बार 3 क्वेश्चन आ गए थे, तो यस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं और हमें 3 दिखाई दे रहा है क्या, तो यस मेरे ख्याल से और कहीं तो नहीं है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज अचानक से एकदम से बहुत ज्यादा आ सकती है पेपर में, उसकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आ गया तो ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन आया अचानक से ज्यादा ही आ जाएंगे, तो देन डेफिनेटली हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। उसके बाद देखोगे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें तो मैंने आपको बताया ही था कि कैट का जो स्टाइल है वो ऐसा है कि वो आपसे कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, किसी भी एक डायग्राम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा। एक ही क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, हो सकता है कभी कभी सॉलिड्स के भी कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़े, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। उसके बाद ट्राइंगल्स देखोगे ना, तो ट्राइंगल्स की अपनी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एक तो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस में ट्राइंगल्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, दूसरी बात कि बिना ट्राइंगल्स को पढ़े हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, राइट। ट्राइंगल्स में 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, उसके बाद ही हमें बाकी की सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ज्योमेट्री में आप ये बोल भी सकते हो कि ज्योमेट्री की जो बैकबोन है वो ट्राइंगल है। अगर आप ट्राइंगल अच्छे से नहीं हैंडल कर पाते हो तो आप ज्योमेट्री को पूरा ही अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है नेक्स्ट एरिया, दैट इज मॉडर्न मैथ्स। मॉडर्न मैथ्स में भी अगर हम देखेंगे तो हमें कंसिस्टेंटली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो दिख रहा है, बाकी सारी चीजें बहुत इनकंसिस्टेंट है। तो आई विल सजेस्ट कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे तो हमारा पूरा फोकस होना ही चाहिए। साथ में वेन डायग्राम को थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो शायद हमारा बहुत सारा काम यहाँ पे कवर हो जाएगा। पिछले लास्ट 5 इयर्स में 2020 से 2024 तक प्रोबेबिलिटी हमें नहीं देखने को मिल रहा है। स्टैटिस्टिक्स हमें जो है ये डीआई में देखने को मिल रहा है। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन एलआरडीआई वाला जो सेक्शन आता है कैट में, उसमें हमें स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स का यूज दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली ये वहां पर अप्लाई होगा, इसीलिए पढ़ना जरूरी होगा। ठीक है, बाकी सेट थ्योरी, वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स भी कई बार डीआई में दिखाई दे जाते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें डीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टॉपिक भी फिनिश करने चाहिए, है ना। तो आई एम वेरी श्योर कि अब आपको समझ में आ गया है कि आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी हेल्थ और फिटनेस का अच्छे से ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।